हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अंकित शुक्ला और आपका एक खूबसूरत सा चैनल शुक्ला जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं कल आप लोग को मैंने बताया था कि बीटी यूपी का जो सिलेबस था हम लोग का स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का, उसके बारे में डिटेल्स तो बता दिया था। आज उसका चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मटेरियल होते क्या हैं, पदार्थ वास्तव में होते क्या हैं। पदार्थ जो होता है वो ब्रह्मांड में वास्तविक उसका डिफिनीसन तो यही बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल मतलब कोई भी वस्तु, तो मतलब कि ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु मतलब जिसमें कुछ न कुछ भार हो, कुछ न कुछ आयतन घेरता हो, जैसे कि ताप का उस पर प्रभाव पड़ता हो, दाब का प्रभाव पड़ता हो और तन्यता का प्रभाव पड़ता हो, मतलब कुछ न कुछ उस पर प्रभाव पड़ता हो और उसका कुछ भार होता है, आयतन होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी थिंग्स को क्या बोल सकते हैं हम, वस्तु मतलब वो बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब पदार्थ को कितने भागों में मतलब तोड़ा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे तो देख भौतिक अवस्था में मतलब ऐसे ही 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जनरल क्लासिफिकेशन होता है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी होता है एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड होता है। तो पहला जो होता है जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ लिए आप और उसको ऐसे देख के बता दिए कि ये किस चीज़ का गुण रखता है, जैसे कि तन रहा है तो तन्यता का गुण रखता होगा, मतलब किस चीज़ को देख के आप एनालाइज कर लें, मतलब कि उसका जनरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़, आप कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, अगर उसको देख के बता दे रहे हैं कि मतलब कि ये ऐसा होता है, ये होता है, तो उसको बता सकते हैं कि आप अपनी आंखों से देखें और समानता उसको देख के बता दिए कि इसका क्लासिफिकेशन कर दिए। तो उसी तरह का पदार्थ का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरल क्लासिफिकेशन, मतलब अपनी आंखों से देख के बता दिए। जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। जो पार्ट्स आते हैं वो पहला होता है मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक। मतलब पहला होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। अब क्या होता है धात्विक, क्या होता है अधात्विक, क्या होता है? जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसको धात्विक बोलते हैं, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक बोलते हैं। जिसमें मतलब धातु न रहे मात्रा, ऐसी कोई बात नहीं जिसमें धातु न हो, लेकिन रहे थोड़ी थोड़ी मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में रहे, जिसको हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, तो उसको हम बोलेंगे अधात्विक, मतलब नॉन मेटल होता है वो। ठीक है, दूसरा आता है आपका होता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? उसको बोलते हैं औद्योगिक वर्गीकरण। औद्योगिक वर्गीकरण से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि वस्तु में क्या बताया जा रहा है। वस्तु में हम जैसे औद्योगिक वर्गीकरण होता है कि वस्तु कितना भारी है, कितना वस्तु में मतलब लोड बियर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे ताप बढ़ाने में वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, ताप के हिसाब से और दाब के हिसाब से वस्तु को में क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और जो होता है कि उसमें दाब के हिसाब से हो गया, ताप के हिसाब से हो गया, और ताप दाब हो गया, और उसके वैल्यूम चेंजेस के हिसाब से भी इसमें ही देखा जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अगला आपका टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। मतलब कि फैब्रिकेशन मेथड से हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके लिए होता है जैसे वस्तु में, बहुत सारी वस्तु में जो होता है निर्माण, जैसे कोई चीज़ निर्माण किया जाता है तो निर्माण के हिसाब से हम वस्तु को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ द फैब्रिकेशन मेथड। तो फैब्रिकेशन मेथड क्या होता है? जैसे वस्तु जो है कितनी ढाली जा सकती है, मतलब कोई मान लीजिए हमको कुछ स्लैब ढालना है, तो वस्तु को हम कैसे ढालें, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका भी वर्गीकरण किया जाता है। मतलब उसको मतलब किस वर्गीकरण में लाया जाता है, तो उसका जो वर्गीकरण किया जाता है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फैब्रिकेशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन में जो मेटल होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं मेटालिक मटेरियल और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मटेरियल। तो मेटालिक मटेरियल से स्पष्ट होता है कि इसमें मेटल्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मेटल्स को इसे बोलते हैं धातु से बात की गई है। ठीक है, और मेटालिक को हिंदी में बोलते हैं धात्विक पदार्थ।
या फिर मेटालिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जिसमें धातु की बात की गई हो वो किसके अंदर आता है, धातु पदार्थ के अंदर आता है। धातु पदार्थ के अंदर में जैसे आ जाता है लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, मतलब जो भी पदार्थ हो वो धातुओं से बनाए गए हों उसको बोलते हैं धात्विक पदार्थ, ठीक है। अगला आता है आपका अधात्विक पदार्थ जिसको बोलते हैं नॉन मेटालिक मटेरियल, ठीक है। नॉन मेटालिक मटेरियल के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे हुआ रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, इसे नॉन मेटालिक मटेरियल के अंदर आता है क्योंकि इसमें पदार्थ का गुण नहीं पाया जाता। अर्थात पदार्थ के गुण पाए भी जाते हैं तो बहुत नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से इसको नॉन मेटालिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मेटालिक मटेरियल्स को जो है दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है क्योंकि जब पदार्थ जो है धात्विक गुण बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है। अब हम उसका जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक कैसे बताएंगे कौन, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो कुछ डिफरेंस तो होगी ही, तो उसके लिए उसको दो भागों में बांटा गया। तो पहला होता है फेरियस मेटल, दूसरा होता है नॉन फेरियस मेटल। जो फेरियस मेटल होता है उसको बोलते हैं लौह धातुएं और नॉन फेरियस मेटल को बोलते हैं अलौह धातुएं। तो जो लौह धातुएं होती हैं उसमें लोहे का गुण पाया जाता है, इस वजह से उसको लौह धातुएं कहते हैं। लौह धातु मतलब जो लोहा खुद हो और लोहे से बनाई गई हो उसको बोलेंगे लौह धातु। जैसे क्या हुआ, आयरन तो खुद लोहा होता है, मतलब ये तो लौह धातु के अंदर आएगा। साथ में यह जो आता है स्टील को ले आता है क्योंकि स्टील जो होता है लोहे से मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला आता है नॉन फेरियस मेटल। नॉन फेरियस मेटल के अंदर आता है जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, जिसमें लोहे के गुण न पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर अगला तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो उसमें पदार्थ को जो है लगभग 4-5 कई भागों में बांटा गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है लाइट वेट, मतलब कि हल्की वस्तुएं जो कि मतलब भार में क्या हो हल्की हो तो उसको बोला जाता है हल्की वस्तुएं। तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं आपके एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और आपका सेकेंड वाला आता है एलॉन मेटल। एलॉन मेटल को बोलते हैं मिश्रकारक धातु। मिश्रकारक धातु मतलब क्या होता है, ये मतलब कुछ मिश्र करके बनाए गए होते हैं जिसमें होता है निकिल, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब धातु आती हैं। और अगला आपका आता है कॉपर एंड इट्स एलॉइंग मेटल्स का मतलब कॉपर और उसके जो है मिश्रित धातुएं जो होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सब कौन से आते हैं, जैसे कॉपर हो गया और आयरन से टिकल ब्रेस जैसे बोलते हैं। अगला आपका आता है आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के बारे में लगभग सभी परिचित होंगे और वैसे एग्जाम के लिए तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में दिया गया था तो हमने बता दिया, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो ऐसे बेसिक्स से देखा जाता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लगभग उसको 10 भागों में मतलब पार्टों में बताया गया है। तो जो इस प्रकार से देख लो सब लोग, तो और से बहुत सारे होते हैं बट जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो अधिकतर 10 ही लिए जाते हैं, 10-11 ऐसे ही होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो आपका पहला होता है वो होता है इलास्टिसिटी, मतलब जिसे बोलते हैं प्रत्यास्था। और दूसरा जो आपका होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। तीसरा होता है आपका तन्यता, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और आपका चौथा होता है भंगुरता, जिसको बोलते हैं ब्रिटनेस। और आपका पांचवा होता है कठोरता। छठा आपका होता है सामर्थ्य। और सातवां आपका होता है नाम्यता। और आठवां आपका होता है अघातनीयता। और नौवां आपका होता है मशीन्यता। और 10वां आपका होता है कड़ापन, ठीक है। तो हम आपको पहली प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, क्या होता है आपकी प्रत्यास्था या फिर इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, तो जब किसी बॉडी पर हम कोई लोड लगाते हैं और लोड लगाने पर अगर लोड को हटाया जाता है तो वह बॉडी जो है अपनी पुनः आकृति में आ जाती है, तो उसको बोला जाता है प्रत्यास्था। जैसे देखें, ये आपकी कोई मान लीजिए बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं। जब हमने लोड लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हमने लोड लगाया, ठीक है, जब हमने लोड लगाया, ठीक है, तो कुछ ये यूँ झुक गई, कुछ ये यूँ झुक गई। मान लो ए है, ए बी है। जब इस पे लोड लगाया गया तो कुछ ये झुक गई, बट जब इसको हटा लिया गया, जैसे जब लोड हमने क्या किया, यहाँ से हटा लिया, ये देखो, जब मैंने लोड यहाँ से हटा लिया तो ये अपने पुनः आकृति में आ गई। इसका कहने का मतलब ये है, जब किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं तो अगर हम बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उसके आकृति में चेंजेस आते हैं। अगर बॉडी पे लोड जैसे हटा लिया जाता है, वह जो बॉडी होती है अपनी पुनः आकृति में आ जाती है। इसी की गुण को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था बोलते हैं, ठीक है।
तो मतलब ये जो बॉडी हटाई, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कि जो यह दबी बॉडी और बॉडी हटाने की प्रक्रिया को इस बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलास्टिसिटी, और डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगला बताते हैं आपको प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी ही ये इलास्टिसिटी का एक पार्ट होता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी बॉडी पे हम कोई लोड लगाते हैं, जब किसी बॉडी पे हम कोई लोड लगाते हैं और लोड को हटाने पर वह बॉडी अपनी पुनः आकृति में नहीं आती, मतलब वह पुनः अपनी ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाती, तो उसको बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। अर्थात कहा जाता है कि कोई बॉडी हमेशा के लिए क्या हो गई, डिफॉर्मेशन हो गई, मतलब कि हमेशा के लिए वह क्या हो गई, विरूपित हो गई, मतलब वह उसी आकृति में चली जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे मतलब कैसे ये लोड लगाया हमने, लोड लगाने के बाद कुछ इसकी यूं आकृति बनी, तो यह यूं ही आकृति में बनी रहेगी, भले हम इसको लोड को क्या कर लें, हटा लें, तब भी यह कैसी आकृति में रहेगी, उसी आकृति में बनी रहेगी। इस क्वालिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी, और इस बॉडी को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी। और इसमें तो डिफॉर्मेशन आना ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। आपका तीसरा प्रॉपर्टी आता है तन्यता, जिसको बोलते हैं ड्यूक्टिलिटी। ड्यूक्टिलिटी क्या होती है? किसी पदार्थ, कोई बॉडी है, उसको कितना खींच कर ताना जा सकता है। मान लीजिए कोई तार है, आपकी तार को पकड़ के कितना खींचा जा सकता है, आपकी क्या कहलाएगी, ड्यूक्टिलिटी कहलाएगी। तन्यता मतलब उस पदार्थ की कितनी तन्यता उसको पकड़ के खींचा जा सके। ठीक है, तन्यता कहलाती है। अब तन्यता के बारे में, और भंगुरता, आपका चौथा जो प्रॉपर्टी आती है भंगुरता। तो भंगुरता क्या होती है? कोई बॉडी है, उसको थोड़ा सा चोट लगने पर उसमें कोई मतलब उसमें स्क्रैच ना आके वो डायरेक्ट टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ठीक है, अब तन्यता और भंगुरता में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो होता है हम उसको बताने वाले हैं। ठीक है, जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, तन्यता जो होती है, तन्यता में जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो 5% से अधिक होता है। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? कोई बॉडी मतलब कितना ताना जा सके, वही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब कि उसको प्लास्टिक रूप में कितना ताना जा, मतलब कि उसकी आकृति कितना बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इसके बीच तन्यता और भंगुरता के बीच ग्राफ बनाई जाती है। देखो कैसे पता चलता है कि कोई बॉडी जो है वह 5% से अधिक होगी, 5%। अगर देखो, अगर कोई बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर उसमें 5% से कम होता है तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी भंगुरता। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं है, 5% से कम है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें जो है 5% से कम है, तो मतलब इसमें क्या होगा, 5% से कम होगा क्या, डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन 5% से कम होगा तो क्या कहलाएगा, भंगुरता। अगर डिफॉर्मेशन जो है 5% से अधिक है तो क्या कहलाएगा, तन्यता। ठीक है, तो भंगुरता और तन्यता के बीच एक ग्राफ खींची जाती है। तो जो ग्राफ खींची जाती है वो कुछ यूं प्रकार है, देखिए। हाँ, तो हम बताने वाले थे तन्यता तथा भंगुरता के बीच ग्राफ। तो ये देखिए आपका ग्राफ होता है, मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया और मान लेते हैं इस पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब 5% देखते हैं, क्योंकि 5% से अगर अधिक होगा तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ड्यूक्टिलिटी तन्यता बॉडी। और जो मतलब तन्यता गुण पाया जाएगा उस बॉडी में, अगर 5% से कम पाया जाता है तो उसमें कौन सी गुण पाई जाती है, उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो देखते हैं 5% पे हम ऐसे सीधा रे खींच देते हैं। ये देखिए आपकी कोई बॉडी थी और ये 5% से क्रॉस कर गया अधिक, तो मतलब ये कौन सी बॉडी कहलाएगी, एक कहलाएगी आपकी ड्यूक्टिलिटी, मतलब कौन सी बॉडी कहलाएगी, हाँ ड्यूक्टिलिटी बॉडी कहलाएगी, ड्यूक्टी बॉडी। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे कुछ चलता चला जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी मतलब 5% को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसको बोलते हैं ब्रिटेस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ विटनेस बॉडी। मतलब कि मतलब ये भंगुर बॉडी है, विटनेस बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये कहलाता है, ये मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है और ये मतलब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर 5% को क्रॉस करती है तो कहलाएगा ड्यूक्टिलिटी बॉडी, और 5% को नहीं क्रॉस करती तो उसको क्या बोलते हैं, ये उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात वो 5% से अधिक जाने पे वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आपका अगला टॉपिक आता है कठोरता। अब भाई कठोरता क्या चीज़ होती है, अब तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसको अगर तोड़ रहे हैं नहीं टूट रहा है इसका मतलब ये कठोर है, बट कैसे पता करेंगे कठोर है, कठोरता पता करने के लिए कोई भी बॉडी जो होती है वह अपने खुरचने, काटने और हाँ तोड़ने का विरोध करती है। क्या करती है, कोई बॉडी, मान लीजिए बॉडी है, ये अपने ऊपर खुरचने, काटने और तोड़ने का
विरोध करती है, यह उसका क्या कहलाता है? कठोरता कहलाता है, जिसको कठोरता बोलते हैं, ब्रीथनेस बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है उसका सामर्थ्य। कोई बॉडी मतलब कितना सामर्थ्य है, इसको कैसे पता करेंगे? कोई बॉडी है उस पर कितना प्रतिरोध वह मैक्सिमम सहन कर सकती है, वह उसका क्या कहलाता है? सामर्थ्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर हम प्रतिबल लगा रहे हैं तो कितना प्रतिबल बियर कर लेती है, मतलब कितना प्रतिबल सहन कर लेती है, उसका क्या कहलाता है? सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, आपका अगला टॉपिक आता है नम्रता। नम्रता होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसको कितना मोड़ा जा सकता है, मतलब कोई मान लीजिए कोई ये बॉडी हमारी, उसको कितना मोड़ सकते हैं। जैसे आपने साइकिल वाइकल में जो तीलियां बनी होती है, तीलियां को देखते होगे, एकदम मोड़ सकते थे, उसको एकदम फोल्ड कर सकते हैं। तो किस वजह से फोल्ड होती है, किस गुण के कारण फोल्ड होती है, वह उसका क्या कहलाता है? नॉर्मलता नम्रता कहलाता है, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगला आपका टॉपिक आता है अवघातवर्धनीयता। अवघातवर्धनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं मैलेनेबिलिटी। ठीक है, मैलेनेबिलिटी क्या होती है कि जैसे कि कोई जिस बॉडी की जो है तन्यता जितनी अधिक होगी, वह उसकी अवघातनीयता ही उतनी भी अधिक होगी। मान लीजिए कोई बॉडी जितना ज़्यादा ताना जा सकता है, वह उसकी जो होती है प्रॉपर्टी अवघातनीयता उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि इसका मतलब होता है कि किसी कोई बॉडी को पीट कर कितना चपटा बनाया जा सके, वह उसका क्या कहलाता है? अवघातनीयता कहलाता है। बस यही कहने का मतलब मेरा ये था। कोई बॉडी जितना ज़्यादा ताना जा सकता है, उसको मतलब उतना पीट के चपटा भी तो बनाया जा सकता है, वही गुण जो कहलाता है अवघातनीयता कहलाता है। ठीक है, आपका अगला टॉपिक आता है मशीनीयता। मतलब कोई भी बॉडी है, मतलब कोई भी पदार्थ है, उसको मशीनों में जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मशीनीयता। अगला आता है आपका कड़ापन या चीमड़पन। तो कड़ापन या चीमड़पन क्या होती है? कोई बॉडी है, वह कितना चोट बियर कर सकती है, मतलब इस बॉडी पे हम लगातार मार रहे हैं, एक ही जगह मारते हुए चले जा रहे हैं, कितने देर में कितने चोट में वो बॉडी टूट जाती है, वह उसका क्या कहलाता है? कड़ापन या चीमड़पन कहलाता है। ठीक है, चीमड़पन के कारण ही कोई बॉडी जल्दी टूटती नहीं है, उसको कितना भी ठोक डालिए, कुछ एक पॉइंट आता है जिस पर वो टूट जाती है, वह उसका क्या कहलाता है? चीमड़पन या कड़ापन प्रॉपर्टी कहलाती है।